हाय गाइस। सो आज अपन देखेंगे कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या होता है अपन देखेंगे। IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एन एसेट्स। ओके। सो सबसे पहले मैं वो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है इम्पेयरमेंट का। सो एन इम्पेयरमेंट अकर इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स इज ग्रेटर। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? इम्पेयरमेंट अकर इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो आप भी सोचिए ना, मतलब कोई एसेट्स है जिसकी फेयर वैल्यू है 100 रुपीज की और उसकी कैरिंग अमाउंट है 150 की। सो इज इट अप्रोप्रिएट कि अपन उसे जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो उसे अपन 150 पे रिकॉग्नाइज करें? नहीं। कि इज इट अप्रोप्रिएट कि अपन उसे कैरिंग अमाउंट ऑफ 150 पे रिकॉग्नाइज करें? नहीं ना। क्यों क्यों नहीं अप्रोप्रिएट है? क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू तो सिर्फ 100 है और आप उसे कैरिंग अमाउंट पे क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? 150 पे कर रहे हैं। मतलब क्या ओवर स्टेटमेंट है, ओवर स्टेटेड है ना। तो इसके लिए उसकी अमाउंट को कम करने के लिए वो क्या, तो उसकी अमाउंट को कम करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? इम्पेयरमेंट। क्या यूज करते हैं? इम्पेयरमेंट। ओके। क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट। ओके। तो सबसे तो अपने को पता कैसे चला कि ये एसेट्स की वैल्यू 150 है और इसकी फेयर वैल्यू 100 है, बट इसकी एसेट कैरिंग वैल्यू, सॉरी, इसको अपने को पता कैसे चलेगा कि कब अपने को इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज करना है? ओके। कैसे अपने को पता चलेगा कब कब अपने को इम्पेयरमेंट रिकॉग्नाइज करना है? कैसे पता चलेगा कि अपने को कब इसकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है, एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू इस फेयर वैल्यू पे? तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे? इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। क्या देखेंगे? इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। सो IS 36 क्या बोलता है कि जब आपको इंडिकेटर्स दिखे, इम्पेयरमेंट्स के इंडिकेटर दिखे जो कि अपन अभी डिस्कस करेंगे, तब आप वो एसेट्स को रिव्यू करिए कि वो इम्पेयरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये क्या बोलता है IS 36? मैं अगेन रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IS 36 बोलता है कि अगर आपको इंडिकेटर्स दिखे इम्पेयरमेंट का, जो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होता है, वो दिखे, तब आपको एसेट्स को रिव्यू करना है कि वो एसेट्स को इम्पेयर हुआ है, एसेट इम्पेयर्ड हुआ है क्या, इम्पेयर्ड हुआ है क्या। मतलब इन शॉर्ट में बोलो कि उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ओके। नाउ लेट्स सी कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होता है और इंटरनल इंडिकेटर्स होता है। पहले अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होता है इम्पेयरमेंट के। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन एसेट मार्केट वैल्यू। ओके। तो कोई रीजन की वजह से अनएक्सपेक्टेड मार्केट डिक्रीज हुआ, मार्केट की वैल्यू डिक्रीज हुआ, जैसे कोविड 19 आ गया। कोविड 19 में क्या होता है, हर जगह पे डिमांड कम हुआ था, है ना। डिमांड कम हो गया था हर चीज का, तो डिमांड कम हो गया तो उसको उसकी प्राइस भी गिर जाएगी, राइट? या सेकेंड क्या कि सिग्निफिकेंटली एडवर्स चेंज टेकन प्लेस अबाउट टू बी टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल एनवायरमेंट। तो कोई चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल या मार्केट का, इकोनॉमिक या लीगल एनवायरनमेंट में, जो जो कोई चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल में, मार्केट में या इकोनॉमिक में या लीगल एनवायरनमेंट, बट वो जो चेंज है ना वो फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल है, मीन्स एडवर्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, ओके। सो समझ लो मेरे मेरा बिजनेस है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है। अब कुछ लीगल न्यू रूल्स वगैरह आया कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए, क्या कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। तो ये क्या है, तो ये क्या जो लॉ आया है वो मेरे फेवर में आया क्या, अनफेवरेबल में आया? ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। तो ये है एक सिचुएशन जो मैं आपको बता। ठीक है। सेकंड या थर्ड क्या पॉइंट है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट हैज बीन डिक्रीज एन एसेट रिकवरेबल अमाउंट। तो ये चीज का अगर आप FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रांग रहेंगे तो आपको इनको बताने की भी जरूरत नहीं है। ओके। सो क्या होता है इन ऐसा क्यों, मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट रहती है वो कम हो जाती है। ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपको अगर 100 रुपीज एक साल बाद में एक साल बाद आपको 100 रुपीज मिलने वाली है, तो उसकी आज की वैल्यू कभी ज्यादा रहेगी जब मैं उसको 10% से डिस्काउंट करूंगा कि 15% से डिस्काउंट करूंगा? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद डिस्काउंट कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है क्या होता है। आप एक बार खुद डिसाइड करना कि आपको 100 रुपीज एक साल बाद मिलने वाली है। एक बार आप उसे डिस्काउंट करेंगे 10% से और एक बार उसे डिस्काउंट करेंगे 15% से। ओके। तो जो आप जब अपन 15% से डिस्काउंट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, वो कम आएगी कंपेयर टू जो वैल्यू आने वाली है अगर उसे अपन 10% से डिस्काउंट करें। ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट क्या है कि द एंटिटी नेट एसेट्स आर मेजर्ड एट मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्या बोल रहा है कि जो से कोई कंपनी है, से रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादा है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो एंटिटी का वो ज्यादा है
कंपेयर टू उसका जो नेट एसेट्स है ना, उसके पास एसेट्स से एग्जांपल कि एसेट्स 100 की है, बट उसका जो मार्केट वैल्यू है ना, मतलब कंपनी की, वो कितनी है, 120 है। तो मतलब क्या, ये इंडिकेटर्स है कि मतलब इसकी एसेट्स की वैल्यू कम है, कंपेयर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इसकी इसकी अमाउंट, ये क्या है, कंपनी ओवर स्टेटेड है, कंपनी की जो वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड है। तो ये भी एक इंडिकेटर्स है। तो अपन ने एक्सटर्नल देख लिया, अब अपन इंटरनल देखेंगे, ठीक है। सो इंडिकेटर्स में क्या लिखा है, तो फर्स्ट इंडिकेटर्स लिखा है एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेंसेस और डैमेजेस। ओके, तो फर्स्ट इंडिकेटर क्या है कि एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेंसेस और डैमेज। समझ लो आपके बिल्डिंग, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ फायर हो गया, या फायर हो गया, या थेफ्ट, फायर हो गया, थेफ्ट तो नहीं बोल सकते, से कोई फायर वगैरह हो गया, कुछ डैमेज हो गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, तो उससे आपके एसेट डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब ये तो ये क्या, एक तरीके से इंटरनल इंडिकेटर से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब ये हुआ है, या फिर डैमेज, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, या मैं बोल दूँ कि कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई है, जिससे आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी ना, वो आपको यूज नहीं करने वाली। आपके पास जो एसेट्स थी ना, उसके अपग्रेडेड वर्जन ना लॉन्च हो गया मार्केट में। तो जो आपका जो एसेट्स था ना, वो क्या हो गया, वो ऑब्सोलीट हो गया, वो पुराना हो गया। तो अब उसे क्या करना चाहिए आपको, उसका वैल्यू को कम करना चाहिए, है ना। जो वैल्यू अपन ने सोचा था, अभी आप भी सोचे ना, कोई अभी से आईफोन 12 आया, उसकी से प्राइस 1 लाख है। फिर जैसे आईफोन 13 आता ना, तो जो आईफोन 12 की प्राइस 1 लाख ही नहीं रहती है, वो सीधा गिर के 60,000 हो जाती है, 70,000 हो जाती है, ऐसा होता है, राइट। तो वही बोल रहा कि एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेंसेस और डैमेज। सेकंड क्या है, देयर इज और टू बी अबाउट टू बी अ मटेरियल रिडक्शन इन द यूजेस ऑफ एन एसेट। या समझ लो जी कोई एसेट्स है आपका, बट आप उसे अब यूज ही नहीं कर रहे हो, एसेट्स को अब यूज ही नहीं कर रहे हो, जो उसका यूज है ना, से उसका यूजेस बहुत कम हो गया। तो ये भी एक इंटरनल इंडिकेटर है कि इम्पेयरमेंट हुआ है। थर्ड क्या है कि एविडेंस दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट्स हैज बीन वर्स देन द एक्सपेक्टेड। से कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 3000 यूनिट बनाता था एक दिन में, बट अब वो सिर्फ 2000 यूनिट ही बना रहा है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से इंडिकेटर है कि आपको एसेट्स की वैल्यू अब क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। एसेट्स की वैल्यू क्या करनी चाहिए, आपको कम करनी चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है। तो अपन ने एक्सटर्नल इंडिकेटर्स देख लिए, इंटरनल इंडिकेटर्स देख लिया। ओके, अपन ने डेफिनेशन देख लिया। अब अपन देखेंगे कि अब क- अब अपन देखेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। अब अपन देखेंगे क्या रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। तो इधर पे अपन ने डेफिनेशन के पॉइंट टाइम क्या बोला कि रिकवरेबल अमाउंट जो इम्पेयरमेंट कभी होता है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा रहे कंपेयर टू रिकवरेबल अमाउंट। तो अब रिकवरेबल अमाउंट कैसे पता लगाएंगे अपन, कैरिंग अमाउंट ऑफ कोर्स अपने पास ऑलरेडी रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, जब जो वैल्यू आती है वो क्या कैरिंग अमाउंट ही रहती है। और उसको अपन कंपेयर कैसे कर रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट से। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा रिकवरेबल अमाउंट। तो अब आप रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा मैं बता रहा हूँ। तो रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट याद रखो, उसके बाद मैं आपको एक एक बताऊंगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या होता है और वैल्यू इन यूज क्या होता है। पर इतना याद रखो कि रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एंड वैल्यू इन यूज। ओके, सो अब देखेंगे अपन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या होता है। तो फेयर वैल्यू मतलब क्या, फेयर वैल्यू किसके अंदर डिफाइन करना है, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे, जिसपे मैं वीडियो अभी तक बनाया नहीं, मैं उसी पे पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फेयर वैल्यू किस पे डिफाइन करना है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स क्या दिखा है, फेयर वैल्यू किस पे डिफाइन करना, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे, ठीक है। और जो कॉस्ट टू सेल्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपना ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो जाएगा। जो कॉस्ट टू सेल्स रहेगा वो क्या होने वाला है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सो जो अपने को IFRS 13 के हिसाब से फेयर वैल्यू मिला, उसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस कर दो, तो अपने को क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स आ जाएगा। ये सीख है, सिंपल था, कुछ नहीं था। फेयर वैल्यू मतलब क्या, किस में डिफाइन किया, IFRS 13 में, जो कि अपन पढ़ेंगे आगे पे। अब क्या देखेंगे अपन, वैल्यू इन यूज क्या होता है। ओके, सो वैल्यू इन यूज का यूज करने के पीछे ना, मतलब जो उसका बेसिक पर्पस क्या है ना, डिस्काउंटिंग पर्पस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर्पस है। वैल्यू इन यूज जो अमाउंट अपन डिटरमाइन करते हैं ना, वो यूज करने के पर्पस पर के का रैशनल क्या पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करना। ओके, सो वैल्यू इन यूज में अपन क्या करते हैं, पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ देन समझाता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज इज कैलकुलेटेड, नहीं नहीं पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर आप पढ़ते हैं। तो वैल्यू इन यूज में क्या करते हैं कि जो भी कैश फ्लो आने वाला है, समझ लो कोई एसेट्स है आपके पास, उससे भी जो भी कैश फ्लो आने वाला है, कैश इनफ्लो आता है, कैश इनफ्लो आता है, इन शॉर्ट क्या आपको रिटर्न आता है, कैश आउटफ्लो भी जाता है, इन शॉर्ट आपको रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं या उसे कुछ अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो भी वो एसेट से कैश इनफ्लो आ रहा है और कैश आउटफ्लो आ रहा है फ्यूचर में, उसे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, उसे डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे।
ओके, सो आपको कैश इनफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया, कैश आउटफ्लो भी प्रेजेंट वैल्यू पे आ गया, तो इसको नेट ऑफ करेंगे तो जो भी आपको जो नेट नेट कैश इनफ्लो आने वाला है उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। ओके, सो मैंने समझा दिया, अब अपन एक बार पढ़ लेते हैं। वैल्यू इन यूज इज कैलकुलेटेड by estimating future cash inflow and outflow from the use of the assets and its ultimate disposal and applying a suitable discount rate। जो भी अपन डिस्काउंट करेंगे एक सुटेबल डिस्काउंट रेट यूज करना चाहिए अपने को, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ठीक है, अपन ने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स भी देख लिया और वैल्यू यूज इन यूज भी क्या देख लिया। बट ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, हाँ क्या, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि इम्पेयरमेंट अकर द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स इज ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, एंड द रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है कि द रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एंड वैल्यू इन। जनरली ना मतलब बच्चे लोग ना इसमें ही ना मतलब उल्टा कर देते हैं, इसमें इसी में ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, इन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बट याद रखना दोनों को सेपरेट रखना, और दोनों में क्या कंडीशन है, इधर हायर है इधर ग्रेटर देन है, इधर ये क्या है अलग, ये ग्रेटर और ये हायर दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों स्टेटमेंट में आपको याद रखना है, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है और कब इम्पेयरमेंट होता है और कब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। ओके, सो इधर आप देख भी सकते हैं कि कम जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो पहले क्या है, पहले अपन रिकवरेबल अमाउंट पता लगाएंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स एंड वैल्यू इन यूज। जो भी अमाउंट आएगा उससे अपने को रिकवरेबल अमाउंट मिल जाएगा। फिर अपन इसको कैरिंग अमाउंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। रिकवरेबल अमाउंट को फिर कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, वो बेसिस पे अपन इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करेंगे। अगर अपना कैरिंग अमाउंट, ये जो कैरिंग अमाउंट है ये, वो अगर ज्यादा रहे कंपेयर टू रिकवरेबल अमाउंट तो अपन इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट देर इज ए नो इम्पेयरमेंट एंड नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है ये हायर हो, ये हायर हो देन इट्स हायर हो देन इट्स कैरिंग अमाउंट, then it's carrying amount, then there is a no impairment and no need to calculate value in use। इसका मतलब क्या पता बोलने के लिए, इसका मतलब ये है कि जनरली क्या होता है ना, आपका जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है ना, जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू वैल्यू इन यूज। जनरली जो आपका आप मेजर करेंगे ना, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स होता है ना, वो जनरली क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू वैल्यू इन यूज। तो आपको ना मतलब ये वैल्यू इन यूज क्या है, तो कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है, राइट। इसको अपने को डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, कैश इनफ्लो करना पड़ता है, कैश नेट आउटफ्लो इन सबको क्या कर डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, नेट ऑफ करना पड़ता है। तो ये करने के पहले ना आपको एक पहले ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि पहले आपको देखना है कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स अगर वो ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो मतलब क्या है कि आपको इम्पायरमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। समझ रहे हैं, आपकी जो फेयर वैल्यू है वो ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो आपको इम्पायरमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तभी मतलब क्या इधर पे कभी भी आपकी फेयर वैल्यू ना मतलब कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है ना, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर वो कम है ना, वो कम है, तो आपको बहुत इशू है, तब आपको इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करना पड़ता है। क्योंकि अपन कौन से बेसिस पे अपन ये रिकग्नाइज करते हैं, प्रूडेंस अप्रोच पे रहते हैं अपन, क्या प्रूडेंस अप्रोच पे रहते हैं अपन, कंजर्वेटिव अप्रोच पे रहते हैं। अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी अच्छी बात है, बढ़ी रहेगी और कम रिकग्नाइज करे ठीक है, बट कम है बट अपन ज्यादा ज्यादा रिकग्नाइज करें तो वो बहुत गलत है वो, तो इसलिए अपन कंजर्वेटिव अप्रोच पे रखते हैं। तो आपको वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के पहले आपको ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। अगर ये स्टेटमेंट मैच हो रहा है, अगर ये हायर है, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है ना, ये हायर देन कैरिंग अमाउंट में, तब तो आपको को वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका इम्पेयरमेंट होने वाला ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि रिकग्नाइजिंग इम्पेयरमेंट लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब इम्पेयरमेंट लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकग्नाइज करें, ये एक मिनट। या सो क्या बोल रहा है कि अब अपन इम्पेयरमेंट लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकग्नाइज करें, ठीक है। तो क्या लिखा है, एन इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉर्मली चार्ज इमीडिएटली इन द स्टेटमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
तो जनरली क्या होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस को अपन इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, जो कि आपने दिखाया कि आपने बोला था ना, एक एग्जांपल दिया था मैंने स्टार्टिंग में, कैरिंग अमाउंट 150 है, रिकवरेबल मतलब रिकवरेबल अमाउंट अपना 100 है, तो अपने को क्या 50 से इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करना चाहिए क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है मेरे रिकवरेबल अमाउंट से। तो 50 है, जो 50 का जो अपन इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कहाँ पे रिकग्नाइज करेंगे जनरली? या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करेंगे, या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकग्नाइज करेंगे, या दोनों जगह कुछ कुछ अमाउंट रिकग्नाइज करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्या किधर रिकग्नाइज करना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, द एसेट हैज प्रीवियसली बीन रिवैल्यूड अपवर्ड देन द इम्पेयरमेंट इज रिकग्नाइज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओके, and is debit to the revaluation reserve until the surplus related to that assets has been reduces to nil. हाँ क्या ये याद रखना, surplus related to assets has been reduces to nil and the remainder of the impairment losses is recognized in profit and loss. एकदम सिंपल है। एक काम करते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल ही बताता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट मैं आपको इसका एग्जांपल एक है वो सिखाता तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एग्जांपल है ये है, कोई और है। एक मिनट, इस पर कुछ रिवैल्यू जैसा कुछ मेंशन किया है क्या? ओके 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 ओके, फेयर वैल्यू तो एक मिनट, फार्मेट नहीं है, सो यही है। सो ना अपन पहले ये वाला सम देखेंगे ना, तो आपको मैं फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपन ये सम देख लेते हैं। सो इधर क्या पहले मेंशन किया है कि ऑन 31 दिसंबर 2001 एन एंटिटी नोटिस दैट इट हैज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो की ऑफ्टन आइडियल है। ठीक है, आइडियल है, ओके। ऑन दिस डेट द एसेट हैज अ कैरिंग अमाउंट क्या है, 15 लाख का। तो 31 दिसंबर 2001 को इसकी जो कैरिंग अमाउंट कितना है, 1 लाख है। ठीक है, 31 दिसंबर 2001 को। और इसकी फेयर वैल्यू कितना है, 3,25,000 है, ओके। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट रिक्वायर टू डिस्पोज द एसेट कितना, 25,000। ठीक है, श्योर आप समझे? सो मैं क्या करूंगा अब, मैं को पहले ना मेरे को उसका रिकवरेबल अमाउंट, या अच्छा ये वो वाला है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इसका पहले बता देता हूँ। मेरे को लगता है कि इधर मैंने एग्जांपल लिखा बट वो कोई एग्जांपल मेरे को मिल नहीं रहा इससे। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स में क्या बोल रहा है। ये पॉइंट में ये बोल रहा है कि इम्पायरमेंट, अगर देखिए जो भी एसेट्स को आप इम्पायर कर रहे हो, है ना। सो अगर मेजर आई एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अपन सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन उसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, तो उसका जो भी अमाउंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन अमाउंट पे रख मॉडल पे यूज करते हैं, तो उसे हमेशा अपन एसेट को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। सो रिवैल्यू करते हैं, जो भी गेन या लॉस आता है उसे अपन कहाँ पे शो करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। गेन आता है तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करते हैं, और लॉस आता है तो डायरेक्टली अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। ठीक है, या फिर अपन रिवैल्यूएशन गेन लगाना इसका उसके सामने सेट ऑफ करते हैं। तो जो लॉस का जो ट्रीटमेंट है ना, जो जो गेन अपन क्या, गेन अपन किधर रिकग्नाइज करते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और लॉस क्या करते हैं अपन, रिकग्नाइज करते हैं, लॉस अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं जनरली। बट अगर अपना जो भी, अगर अपना वो एसेट से रिलेटेड कुछ रिवैल्यूएशन गेन है पास्ट में, तो पहले उसके सामने सेट ऑफ करते हैं, उसको उसको अमाउंट एलोकेट करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट उसको एलोकेट करते हैं। और जो भी और जो सरप्लस अमाउंट होता है ना, सरप्लस अमाउंट होता है ना जो लॉस का, वो अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट है इम्पायरमेंट का भी करते हैं, एग्जैक्ट वही ट्रीटमेंट है इम्पायरमेंट का करते हैं, एग्जैक्ट वही है। तो अभी अपन अपना 50 का इम्पायरमेंट हुआ था, राइट। अपना कैरिंग अमाउंट था 150 और रिकवरेबल अमाउंट था 100, तो अपना 50 का क्या हुआ था, इम्पायरमेंट हुआ था, है ना। अब अपना 50 का, एक मिनट मैं देखो इधर ओपन करता हूँ। या ओके, तो अपना कैरिंग अमाउंट है 150 और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 100 है। तो अपने को इम्पायरमेंट रिकग्नाइज करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अपना कैरिंग अमाउंट ज्यादा है अपने रिकवरेबल अमाउंट से। तो कितने का इम्पायरमेंट रिकग्नाइज करेंगे, 50 का इम्पायरमेंट रिकग्नाइज करेंगे, ताकि मेरा जो कैरिंग अमाउंट रहे वो मेरे रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाए, है ना। है,
तो 50 का इम्पेयरमेंट मतलब ये कैरिंग अमाउंट है 150, उसमें से मैं क्या करूंगा, ये कैरिंग अमाउंट जो है ना मेरा 150, तो मैं क्या करूंगा, इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करूंगा, कितना, -50 का रिकग्नाइज करूंगा, ताकि ये मेरा रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाए, राइट। ठीक है, तो ये जो 50 है, जो 50 का इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करना, अब इसे अपन कहाँ शो करेंगे। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ये अपन कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि अपन इसे कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, जो ये एसेट्स जो अपन इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज करें ना, इसको अब इस पे अपन ने कॉस्ट मॉडल यूज किया था, मतलब ये जो ये क्लास ऑफ एसेट्स है ना, इस पे अपन ने कॉस्ट मॉडल यूज किया था। ओके, कॉस्ट मॉडल यूज किया था, तो ऑफकोर्स इसका अपन रीवैल्यू करते नहीं, रीवैल्यू फेयर वैल्यू पे करते नहीं है, राइट। नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो भी इसका इम्पेयरमेंट होगा उसे अपन डायरेक्टली कहाँ पे डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, एक कॉस्ट मॉडल पे अपन एसेट को रीवैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं, तो इसको अपन फेयर वैल्यू पे क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू पे से क्या रीवैल्यू करते हैं क्या, फेयर वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट क्यों, नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है कि कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो अभी इसका जो भी इम्पेयरमेंट होगा ना, उसे अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, ठीक है। और ये कौन से एसेट्स पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन एज्यूम करें कि मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं अपन, ये एसेट, ये क्लास ऑफ एसेट्स है ना, इसमें अपन रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 150 थी, और इधर इसकी मैंने भी कॉपी नहीं किया मैंने। सो इसकी कैरिंग अमाउंट थी 150, ओके, और इसकी रीवैल्यू अमाउंट थी 100, ठीक है। सो अब मेरे को इसको 50 से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो 50 से रिड्यूस करेंगे तो इम्पेयरमेंट कितने का रिकग्नाइज करूंगा, 50 का रिकग्नाइज करूंगा। इन ऑर्डर टू रिवाइज द कैरिंग अमाउंट कितना, 100 आ जाएगा, ओके। तो अब मेरे को ये 50 को अकाउंटिंग करना है अपने को, ठीक है। 50, ये 50 जो इम्पायरमेंट लॉसेस है ना, उसको अकाउंट, इसको क्या करना है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकग्नाइज करना है 50 को प्रॉपरली। तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे, सेम मेरे को अब मैंने रीवैल्यूएशन मॉडल किया था, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि ये एसेट्स से के रिलेटेड, जब ये जो एसेट्स है ना, ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट्स है, मे बी इससे अपन ने कुछ प्रीवियसली पास्ट में कुछ रिवैल्यूएशन गेन रिकग्नाइज किया रहे, है ना। मे बी एज्यूम करते हैं कि इसका जो पास्ट में इसका जो रिवैल्यूएशन गेन था, मतलब जो प्रीवियसली जब अपन ने इसे रिवैल्यू किया होगा कभी भी, तो उसका जो रिवैल्यूएशन गेन कितना है अभी, ये वो 30 रुपीज है, 30 है। तो जो मेरा जो इम्पेयरमेंट आ रहा है ना 50 का, जो इम्पेयरमेंट आ रहा है ना 50 का, उसमें से ना मैं 30 इसको एलोकेट करूंगा, ये 30 को इसको एलोकेट करूंगा। तो 30 जब इसको एलोकेट करूंगा तो 30 माइनस 30 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रिकग्नाइज करूंगा, सिर्फ 20 रिकग्नाइज करूंगा, ठीक है, समझे ना आपने। 50 का इम्पायरमेंट था, जिसको जो ये assets से रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन गेन है, जो रिवैल्यूएशन गेन है या रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसको एलोकेट करूंगा मैक्सिमम अमाउंट कितना, 30 अमाउंट, उसको क्या एलोकेट कर दूंगा, जो एक्सेस अमाउंट है वो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकग्नाइज करूंगा एज 20, ठीक है, समझा आपको, इजी था। क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल में ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। या और जनरली क्या होता है ना, रिवैल्यूएशन मॉडल में ना, मतलब जनरली इम्पेयरमेंट जनरली होता भी नहीं, क्यों नहीं होता, कि अपन इसे रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही रखते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल में पे रखते हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में ऑफकोर्स आप इसकी समझ लो 150 थी, और इसको जब अपन रिवैल्यू करेंगे वापस तो इसकी 100 आ गई, तो क्या 50 का लॉस हो गया, है ना। तो मैंने आपको तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो इसका जो लॉस होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या सेम है इम्पेयरमेंट से। उसका जो इसका जो लॉस होता है, अगर रिवैल्यू इसकी अमाउंट कम हो जाती, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इम्पायरमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग लग रहा है, बाकी नेम सेम है। तो ये वही बोल रहा कि रिवैल्यूएशन मॉडल में जनरली इम्पायरमेंट करने की जरूरत भी नहीं आती है, क्यों नहीं आती, क्योंकि इसके अपन क्या करते हैं, इसे अपन क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही रखते ही हैं, तो उसे अपन एज अ लॉस शो कर देते हैं, जैसे इम्पायरमेंट नहीं शो करते, जो अमाउंट रिड्यूस हो रहा है ना उसको इम्पायरमेंट नहीं शो करते, उसको एज अ लॉस शो कर देते हैं। बट इम्पायरमेंट भी शो करते, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इम्पायरमेंट अपन ना कॉस्ट मॉडल पे यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसको अपन रीवैल्यू करते नहीं है, है ना, इसे अपन रीवैल्यू तो करते ही नहीं है। जो कैरिंग अमाउंट चल रहा है उसे चलने दो, बट इसकी एक अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाती है, तो इसे अपन इम्पायरमेंट शो करते हैं, ओके। तो ये पॉइंट भी हो गया, क्या द रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज देन डेप्रिसिएटेड और एमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो वही बोल रहा है कि जब इसे अपन जब
तो इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगी, ये चाहे इसके ले लो चाहे इसकी ले लो, तो जो भी इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगी उसको अपन क्या बेसिस पे डेप्रिशिएट करेंगे, अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिशिएट करेंगे। क्या क्या कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे, ठीक है। ये 50, ये 100 से, अब से इसकी अगर 80 यूज की अभी इसकी अभी भी ये दोनों एसेट्स की ना, इसकी समझ लो 7 साल की यूजफुल लाइफ है और इसकी सिर्फ 5 साल की है। जब मैं इसे फर्दर डेप्रिशिएट करूंगा ना, तो इसको 100 डिवाइड बाई 7 करूंगा और इसको 100 डिवाइड बाई 5 करूंगा, ठीक है। सो ये भी अपना हो गया। अब अपन ये सम सॉल्व करते हैं, TYU सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, तो आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। सो फर्स्ट क्या लिखा है कि 31 दिसंबर 2001 को एंटिटी नोटिस, ये तो आपने पढ़ लिया, हाँ तो वापस पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस ओके। सो क्या गाइस, इतने पे रहने देते, मतलब अपन नेक्स्ट वीडियो में ना अपना ये TYU 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या, थैंक यू, बाय।